दोस्तों नमस्कार। हम बात करेंगे आज राधाकृष्णन आयोग की। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी जिसे कहा जाता है, भारतीय शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए बनने वाला स्वतंत्रता के बाद जो कि प्रथम आयोग है। ठीक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे आयोग आए। 58 ईस्वी में हंटर एजुकेशन कमीशन आया, सार्जेंट प्लान, वर्धा स्कीम, ठीक है, रेले आयोग जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में आया था, ठीक है, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया। ये बहुत सारे जिसमें शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन वो जो था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोग थे। ठीक है, हमारे भारत में जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई तो उसके बाद बनने वाला उच्च शिक्षा के लिए ये पहला आयोग है। आपने अगर ये पढ़ भी रखा है, नहीं पढ़ा है तो वेल एंड गुड, अगर पढ़ भी रखा है तो आप इसको समझिए, अपने नोट्स बनाइए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आपने पढ़ भी रखा है तब भी सर हेल्प मिलेगी इससे। आप पूरे ढंग से इसको देखिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें पहले ये रफ वर्क किया गया है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेस से इसको कलेक्ट करके ये रफ वर्क करने के बाद इसको फेयर किया गया है, फिर ये नोट्स बने हुए हैं। और राधाकृष्णन आयोग के लिए ये मटेरियल सफिशिएंट है। इसमें इतना कुछ आपको मिल जाएगा, इससे बाहर राधाकृष्णन आयोग के लिए कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, फिर भी आप देखिए, आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो आप कोशिश करिए इसके नोट्स खुद बनाएं, खुद लिखें, है ना। उसके बाद आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसको हम करते हैं आगे, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए राधाकृष्णन आयोग, सबसे पहले तो हम इसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या परिचय है, क्या उसके उद्देश्य है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उद्देश्य तो विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसके बारे में रिकमेंडेशन देना, सरकार को रिपोर्ट देना है। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का जो ये पहला ही आयोग था जिसे राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। जरा सा मैंने पहले ये राधाकृष्णन जी के बारे में लिखा हुआ है। राधाकृष्णन जी जो कि इनका जो जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में, से लेके 1975 ईस्वी तक ये रहे। ये राधाकृष्णन जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के। ठीक है, देखिए इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है सर, तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जी हमारे रहे, और सेकंड प्रेसिडेंट रहे 1962 से लेके 67 तक। टीचर्स डे के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जाता है सर का 5 सितंबर को, और इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी 1954 ईस्वी में। 1948-49 में आयोग के ये अध्यक्ष रहे। आयोग की स्थापना की अगर हम बात करें, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को इसका गठन किया गया, और 25 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने नीचे उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके बारे में भी जरा जानकारी देने की कोशिश की है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पूरा नाम नहीं लिखा है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका भी ये जीवन परिचय है। पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे भारत के। भारत रत्न इनको मिला 1992 ईस्वी में, और इनका जो बर्थडे है वो 11 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है सर, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में इनका बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है सर, तो ध्यान से समझिएगा। इसको समझने से पहले, इस आयोग की शुरुआत करने से पहले, कैसे आयोग, ये दो संगठन है, इनकी रिकमेंडेशन पर ही आयोग का गठन किया गया है। इसमें हम लास्ट में जब पहुंचेंगे सर, मैं पहले आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से बात को समझिएगा आप। पहले आप ये समझिए हम इसमें सीखेंगे क्या, उसका लास्ट जो निचोड़ है जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है। देखिए, इसी आयोग की रिकमेंडेशन जो थी वो क्या थी, यूजीसी का गठन हो गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने की बात, उच्च शिक्षा की न्यूनतम 18 वर्ष आयु, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो, कृषि विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की रिकमेंडेशन की इन्होंने, और इसकी शिक्षा के 3 स्तरों की बात की, स्नातक, स्नातकोत्तर और
तीसरा आपका रिसर्च, ठीक है। सेवानिवृत्ति की आयु 64 वर्ष करने की बात की। शिक्षक की 4 श्रेणियों की बात की इन्होंने। कार्य दिवस, जो स्कूलों में कार्य दिवस परीक्षा को छोड़ के 180 दिन होना चाहिए। एनसीसी एनएसएस की स्थापना, ठीक है। और इसके रिकमेंडेशन के थ्रू ही इनकी स्थापना भी हुई सर, है ना। वो इसका क्या प्रभाव पड़ा उसमें आएंगे, ठीक है। शिक्षकों के लिए अवकाश, जो अध्ययन के लिए अवकाश 3 वर्ष का हो और एक बार में 1 साल से ज्यादा ना हो, ये बात कही। और जो पास परसेंटेज है वो 70, 55 और 40% हो, ये बात करी। छात्रवृत्ति की बात करी और धार्मिक शिक्षा की बात करी इन्होंने, ठीक है। इन्होंने धार्मिक शिक्षा की भी बात की थी। और उच्च शिक्षा कुछ विषयों में उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रादेशिक भाषाओं में इनके रिकमेंडेशन के थ्रू ये हुई भी, ठीक है। और साथ में ये जो एनसीसी एनएसएस की स्थापना जो हुई, इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये सारी चीजें हुई भी। ये यूजीसी समवर्ती ये दोबारा से आ गया, है ना। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षकों का विभाजन 4 वर्गों में हो, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, विज्ञान कला और व्यवसायिक 3 भागों में विभाजित करने की बात करी। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रावास की बात करी और ग्रेस अंक को समाप्त किया जाए, ये इनकी रिकमेंडेशन थी सर। तो ये हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं पूरे आयोग को, डिटेल में पढ़ते हैं सर, ठीक है। ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा और खुद इसके नोट्स बनाइएगा। CABE और IUPE, इन दोनों की रिकमेंडेशन पर ही इस आयोग की स्थापना की गई। CABE की अगर हम बात करें सर, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो CAB का जो गठन हुआ 1920 ईस्वी में इसका गठन किया गया और 1923 ईस्वी में एक बार ये बंद हो गया। 1935 ईस्वी में इसका सर पुनर्गठन किया गया। दूसरा, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद आता है। इन दोनों की रिकमेंडेशन पर ही, दोबारा बोल रहा हूं मैं, इन दोनों लिखा भी देखिए, इन दोनों के सुझाव पर 4 नवंबर 1948 ईस्वी को इसका गठन किया गया। किसका? आयोग का गठन किया गया। कब? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। अब सर इसका उद्देश्य क्या था? आयोग का जो उद्देश्य था, आयोग के उद्देश्य की मैं बात करता हूं तो भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। जो भारतीय विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय मतलब उच्च शिक्षा की बात करता है, तो उसके बारे में रिकमेंडेशन देना इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य था सर, ठीक है। और इसमें जो सदस्यों की बात करें सर, तो सदस्य जो थे इसमें 10 सदस्य थे टोटल, जिसमें से 7 भारतीय और 3 विदेशी सदस्य थे। आयोग में 7 भारतीय 3 विदेशी सदस्य थे। अब अगर हम बात करें तो इसका जो इन्होंने क्या किया, प्रश्नावली बनाई, ठीक है। आयोग ने प्रश्नावली बनाकर शिक्षा से संबंधित 1000 लोगों को अपनी प्रश्नावली को भेजा और 600 लोगों ने उसको वापस भरकर वापस भेजा, ठीक है। प्रश्नावली जो बनाई इन्होंने, ठीक है, शिक्षा में क्या क्या सुधार होना चाहिए उसके लिए इन्होंने प्रश्नावली का तत्कालीन जो भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थिति थी, उनकी समस्याएं जो हो रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के उपाय के संबंध में इन्होंने प्रश्नावली तैयार करी। और उस प्रश्नावली को क्या किया इन्होंने, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लगभग 1000 लोगों के पास भेजा, जिसमें से 600 लोगों ने उस प्रश्नावली को वापस भरकर भेजा, ठीक है। अब जब फिर इन्होंने इसका सांख्यिकी विवरण तैयार किया, ठीक है, आयोग ने इसका सांख्यिकी विवरण तैयार किया, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे विश्वविद्यालयों का अध्ययन उसी के अकॉर्डिंग किया। अब जो 747 पृष्ठों का पूरा प्रतिवेदन सरकार को भरकर इन्होंने 747 पृष्ठों का जो प्रतिवेदन है, जिसमें 15 अध्याय थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 15 अध्याय थे, ये प्रतिवेदन सरकार को इन्होंने सौंपा। इसमें एक चीज मैंने लिखी है, दोबारा बता दे रहा हूँ, स्वतंत्र भारत का ये पहला आयोग था जो कि विश्वविद्यालय के बारे में बात करता है, विश्वविद्यालय की जो उसके बारे में, शिक्षा के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात करता है? विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के संबंध में जो सुझाव इसने, उसके बारे में सुझाव दिए। तो सर पहले कमीशन के सुझाव को मैं पहले ऊपर ऊपर बताता हूँ, फिर उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। देखिए, कमीशन के सुझाव की आप बात करें तो मूल रूप से विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के संबंध में इसने सुझाव दिए। ध्यान दीजिएगा सर, मैंने यहाँ पे लिखा मूल रूप से विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए।
तो इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक चीज देखिए आप, ये उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के सुधार के साथ साथ, सर ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली उच्च शिक्षा के संबंध में बना हुआ आयोग था, लेकिन उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार के साथ साथ उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार के भी इन्होंने सुझाव दिए। इस बात का ध्यान देना, बना ये आयोग जो है उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया आयोग है। ठीक है सर। तो अब देखते हैं इन्होंने सुझाव जो दिए, कमीशन के सुझाव क्या हैं। पहली बात, वो विश्वविद्यालय, वो सुझाव में पहला आता है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन कैसा हो, उसका वित्त वित्त के बारे में, और उसका संगठन और संरचना कैसी हो, इसके बारे में सुझाव दिया गया। उच्च शिक्षा के उद्देश्य और उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो, और शिक्षण स्तर कैसा हो, और अनुशासन संबंधी जो कमियां हैं उसको दूर कैसे किया जाए, अनुशासन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे अनुशासन पे बात की जाए, इसके बारे में भी इन्होंने बात करी सर। ठीक है, अनुशासन को, एक शिक्षा में अनुशासन को, उसके बारे में इन्होंने बात करी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब हम जरा सा बात करते हैं और जो ध्यान दीजिएगा, ये जरा सा इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वर्ड नहीं है जी। अब देखिए सर, अब हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे हम, ये विश्वविद्यालय और जो रिकमेंडेशंस थी, है ना, इसमें बात किसकी कर रहा हूँ सर, ये जो आयोग ने सुझाव किस किस आयोग का जो उद्देश्य है, कार्य क्षेत्र, क्या क्या कार्य क्षेत्र है, इनके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। फिर एक एक करके उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन और वित्त, मैंने बात करी। फिर विश्वविद्यालय का संगठन संरचना की मैंने बात करी। फिर उच्च शिक्षा के उद्देश्य की मैंने बात करी थी, उच्च शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हों। फिर मैंने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में आपसे बताया था, उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा हो, ऊपर बताया था, ये माध्यम देखिए, उच्च शिक्षा का माध्यम कैसा हो, उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर कैसा हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन। ठीक है, तो जो आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों की जो अनुशासनहीनता जो बढ़ती आ रही है, निरंतर बढ़ती जो जा रही थी, उसके बारे में भी सुझाव दिए। ठीक है, अनेक सारे सुझाव दिए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा था छात्रों को दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक, इन क्षेत्रों में बात करी अनुशासन होने के लिए, अनुशासित होने के लिए। फिर हम बात करते हैं सर, मैं बात किसकी कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य है आयोग के, उद्देश्य और उसके जो कार्य क्षेत्र हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों के बारे में बात करी सर इन्होंने, है ना, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों के बारे में बात करता है आयोग। छात्र क्रियाएं, है ना, छात्र कल्याण, इसके बारे में बात करता है। उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में बात करता है, जिसके 6 स्तर बताए सर इसने। उसमें कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, चिकित्सा विधि, शिक्षक प्रशिक्षण भी इसी में आता है। इसमें आता है ये शिक्षक प्रशिक्षण भी इसी में आता है। और अगला आता है सर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी। ठीक है, 6 स्तर बताए, इसको ध्यान देना आप, और उसमें इंजीनियरिंग और तकनीकी। ठीक है, और इन सब के लिए, जितने भी ये 6 हैं, इन सब के लिए स्वतंत्र और संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में इन्होंने बात की। और विधि में जो महाविद्यालय हैं उनका पुनर्गठन होने की, विधि शिक्षा जो है यहाँ पे, ये विधि है जो, इसमें जो महाविद्यालय हैं उनके पुनर्गठन की बात भी हमारा आयोग करता है। उच्च शिक्षा की, उच्च शिक्षा में ग्रामीण शिक्षा की बात करता है आयोग। ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की, ग्रामीण विश्वविद्यालयों के बारे में रिकमेंडेशन दी इसने। क्या रिकमेंडेशन दी वो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले ये बता रहा हूँ किस किस के बारे में इन्होंने कहा। ठीक है, उच्च शिक्षा में, ग्रामीण शिक्षा में, ग्रामीण विश्वविद्यालय, और फिर उसके बाद विश्वविद्यालय परीक्षाएं कैसी हों, और साथ में सर स्त्री शिक्षा के बारे में भी हमारा आयोग बात करता है, स्त्री शिक्षा के बारे में। धार्मिक और नैतिक शिक्षा के बारे में भी बात करता है आयोग। ठीक है, तो इतनी सारे चीजों में आयोग बात करता है। तो मैं अब एक एक करके इन सब के बारे में, मैंने पहले बता दिया आपको कि किन किन ये उद्देश्य और कमीशन के जो सुझाव हैं किस किस के रूप में दिया इन्होंने। पहला, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त और संगठन और उसकी संरचना, हम इसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे आयोग में। तो आइए समझते हैं इसको।
तो उच्च शिक्षा को बात करता है आयोग, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, है ना। तो उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए करके आयोग बात करता है, लेकिन इस रिकमेंडेशन को पहले तो माना नहीं गया, लेकिन बाद में 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन करके और इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया। वो बात करता है ना, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, ठीक है ना, उच्च शिक्षा जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखा जाए। इसकी व्यवस्था जो है आपका केंद्र और प्रांतीय सरकारों का उत्तरदायित्व होगा, ये लिखा भी है देखो, प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। और उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण तो केंद्र करेगा बोलता है वो, और प्रांतीय सरकारें जो है उस नीति का अनुसरण करेंगी, ठीक है, उसी नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगी। कौन कौन करेंगी? वो प्रांतीय सरकारें। और उसके बाद पहले क्या बोलता हो, इसकी व्यवस्था केंद्र करेगा, है ना। कॉन्करेंट लिस्ट जो होता है ना, केंद्र और राज्य दोनों का साझा है, दोनों इसमें मिलकर काम करते हैं, ठीक है। दूसरी वो बात करता है कि उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का निर्धारण हो, और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय नीति है उसका निर्धारण कौन करे? केंद्र करे, और राज्य सरकारें क्या करें? उच्च शिक्षा की और राज्य सरकारें उन्हीं के अनुसार चले, ये बात करते हैं। उच्च शिक्षा का जो वित्तीय भार है केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से वहन करें, इसके बारे में आयोग ने रिकमेंडेशन दी अपनी। और विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय जो है उनको भवन निर्माण हो गया, ध्यान से बात को समझना, भवन निर्माण हो गया, प्रयोगशाला हो गया, कौमा पुस्तकालय हो गया, कौमा वाचनालय हो गया, और खेलकूद की व्यवस्था के लिए अनुदान, है ना, अनुदान दिया जाए, ये इसके बारे में आयोग बात करता है, ठीक है। अब वो बात करता है कि जो अनुदान के लिए विश्वविद्यालयों की कार्य में जो कार्य हैं उनमें एकरूपता लाने के लिए विश्वविद्यालयों एवं उससे संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनको अनुदान देने के लिए जो आपके पास पहले से ही बनी हुई थी अनुदान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति, तो आयोग कहता है कि उसके स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया जाए, यूजीसी की स्थापना की बात करता है वो। किसकी बात करता है? यूजीसी की स्थापना की बात करता है। इसी की रिकमेंडेशन पे 1953 ईस्वी में यूजीसी की स्थापना की गई, और 1956 ईस्वी में सर उसको एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्वायत्त निकाय बना दिया गया, ठीक है। अब आयोग रिकमेंडेशन देता है किस चीज की? आगे हमने फिर उसमें सेकंड फॉर्म मैंने क्या बताया था आपको, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और संरचना कैसी हो, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैंने ऊपर आपको बताया था किस किस में रिकमेंडेशन दी, तो उसमें सेकंड पार्ट आता है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और संरचना। तो वो बोलता है आयोग कि उच्च शिक्षा का जो संगठन हो 3 स्तरों में हो, पहला स्नातक, दूसरा स्नातकोत्तर और तीसरा अनुसंधान। स्नातक की अगर हम बात करें, इसका पाठ्यक्रम जो हो 3 वर्ष का हो, स्नातक 3 वर्ष का हो, 2 वर्ष का स्नातकोत्तर, और अनुसंधान के लिए निम्नतम 2 वर्ष का, है ना, उससे ज्यादा निम्नतम 2 वर्ष में अनुसंधान के लिए रिसर्च के लिए मतलब पीएचडी के लिए उन्होंने बात करी। और ये 3 वर्ग की बात करता है, उनमें 3 वर्गों में सर पहला आता है कला, पहले वर्ग की जो बात करता है वो पहला वर्ग आपका कला की बात करता है। दूसरे वर्ग की अगर हम बात करें विज्ञान, दूसरा विज्ञान, कला, विज्ञान, और तीसरा जो है व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की बात करता है। तीनों के लिए अलग अलग विभाग खोलने की बात करता है, तीनों के लिए अलग अलग विभाग हो, ऐसा आयोग हमसे मतलब ऐसी रिकमेंडेशन आयोग ने दी थी। अब आगे की अगर मैं बात करूं, कृषि की उच्च शिक्षा वो शोध, कृषि में कृषि के लिए आयोग बात करता है कि कृषि के लिए उच्च शिक्षा, है ना, कृषि के लिए उच्च शिक्षा और शोध, कृषि की जो उच्च शिक्षा के लिए और शोध के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ठीक है। कृषि में उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए जो है अलग से कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करता है, ध्यान दीजिएगा, अलग से कृषि विश्वविद्यालय, कृषि के लिए कृषि में कार्य हो और अनुसंधान चलता रहे उसके लिए किसकी बात करता है? कृषि विश्वविद्यालय की बात हमारा आयोग ये इसकी भी रिकमेंडेशन करता है। अब आगे अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद उसने कृषि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात भी की थी, ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, ये भी हमारा आयोग बात करता है, ठीक है। ये सारी बातें हमारा आयोग मतलब ये रिकमेंडेशन देता है सरकार को, ठीक है।
उसके बाद हमने वहां ऊपर पढ़ा था उच्च शिक्षा का उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य में आयोग आयोग कहता है कि जो भारत में जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें विश्वविद्यालयों की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है, उसको अहम भूमिका निभाने के सुझाव दिए, उसने विश्वविद्यालयों को एक अहम भूमिका निभाने के सुझाव दिए, है ना। इसके लिए उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को किस रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो शारीरिक रूप से और शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ हों, मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हों, और उस साथ में क्या हो, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है हमको जो राजनीति कौमा प्रशासन और व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य, इन क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों का हमें निर्माण करना है जो दूरदर्शी हों, बुद्धिमान हों, बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ हों, समाज सुधार के कार्य में अपना सहयोग दे सकें। ठीक है, विवेकशील नागरिक तैयार करना हमारा उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बोलता है। ठीक है, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की बात करता है। ठीक है, विद्यार्थियों में राष्ट्रीय अनुशासन की भावना का विकास होना चाहिए। विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो, है ना। विद्यार्थियों में आध्यात्मिक विकास हो, उनके आध्यात्मिक विकास करना आवश्यक है। ये सारी चीजें वो रिकमेंडेशन देता है। देखिए जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना हमारा काम है उच्च शिक्षा में। मतलब जो जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो, मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो, है ना। शारीरिक दृष्टि के साथ साथ मानसिक तरीके से क्या हो, वो प्रबुद्ध हो, मानसिक दृष्टि से क्या हो, प्रबुद्ध हो। ऐसे हमें ऐसे लोगों का निर्माण करना है उच्च शिक्षा के थ्रू। ठीक है, चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण की बात करता है। राष्ट्रीय अनुशासन की भावना उस बच्चे में पैदा होनी चाहिए। ऐसे नवयुगों का निर्माण करना है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, ये इसको आप वैसे समझिए ना, इसको नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा ये वाला पोर्शन, लेकिन आप समझिए इसको। आध्यात्मिक विकास, है ना, आध्यात्मिक विकास को जरूरी कहा, सांस्कृतिक विकास को जरूरी कहा, है ना, चरित्र निर्माण की बात करी। तो मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ आपको, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के सुधार के साथ साथ इस आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी सुझाव दिए। ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा में कि उसके पाठ्यक्रम में क्या पाठ्यक्रम में कैसे सुधार किए जाए, उसके भी सुझाव इस आयोग ने दिए आपको। अब देखिए अगला, हमने उच्च शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करी, उसके बाद उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम मैंने बात की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम था शायद, देखिए हम ऊपर सबसे पहले मैंने ये डिटेल में दोबारा नहीं लिखा है उसको। फिर ये देखिए उच्च शिक्षा का, हाँ, उच्च शिक्षा के उद्देश्य के बाद पाठ्यक्रम, फिर माध्यम, फिर शिक्षण का स्तर कैसा होगा। तो हम सर अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो आयोग बात करता है कि स्नातक का पाठ्यक्रम मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, 3 वर्ष का होना चाहिए। इंटरमीडिएट, है ना, इंटरमीडिएट की परीक्षा, इंटरमीडिएट 12वीं, 12 वर्षीय परीक्षा, 12 वर्षीय परीक्षा इंटरमीडिएट की हो जाए। ठीक है ना, इंटरमीडिएट 12 वर्षीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र को प्रवेश दिया जाए। कहाँ पे छात्र को, यहाँ प्रवेश दिया जाए, कहाँ, आपका स्नातक स्तर में। स्नातक में कला, विज्ञान और व्यवसायिक में, ये जो स्नातक में जो है कला और विज्ञान और जो व्यवसायिक है, इसमें सामान्य, जो सामान्य सामान्य शिक्षा को अनिवार्य किया उसने, धार्मिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया। ठीक है, धार्मिक को अनिवार्य किया। और तीसरा, अनिवार्य रूप में इसमें अंग्रेजी और हिंदी को भी अनिवार्य करने की बात करी। ठीक है, आयोग ये को देता है। स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट पास, जो इंटरमीडिएट पास होंगे छात्र, वही योग्य छात्रों को स्नातक में प्रवेश दिया जाए बोलता है। स्नातकोत्तर पर वो जो परीक्षा हो अखिल भारतीय स्तर पर हो। देखिए, स्नातक उत्तीर्ण के लिए 2 वर्ष, स्नातकोत्तर में जब बच्चा प्रवेश करेगा तो जो स्नातक उत्तीर्ण है तो उसने 2 वर्ष की शिक्षा, स्नातक उत्तीर्ण के लिए स्नातकोत्तर में 2 वर्ष, और ऑनर्स उत्तीर्ण के लिए 1 वर्ष की शिक्षा जो होगी स्नातकोत्तर की होगी, ये बोलता है। ठीक है, स्नातकोत्तर की मतलब वो जो एमए और एमएससी की बात करता है। तो एमए और एमएससी में जो बच्चा स्नातकोत्तर में 2 वर्ष, स्नातक उत्तीर्ण के लिए 2 वर्ष का स्नातकोत्तर होगा, और ऑनर्स वाला जो है, जिसने स्नातक में ऑनर्स उत्तीर्ण किया है,
उसके लिए स्नातक को 1 वर्ष करने की, स्नातकोत्तर को, ठीक है, 1 वर्ष करने की उसने बात करी। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, स्नातकोत्तर स्तर पर जो प्रवेश हो अखिल भारतीय स्तर पर हो, ये बात करी। ठीक है, और वो बाद में ये भी करता है, शोध कार्य के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण जो योग्य और सक्षम विद्यार्थी होंगे, उन्हीं को अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश दिया जाए, इस बारे में भी आयोग बात करता है। ठीक है जी, अखिल भारतीय स्तर पर मैंने लिखा है यहाँ पे, अखिल भारतीय स्तर पर बात करता है। ठीक, फिर उसके बाद शिक्षण, अच्छा मैंने ये नहीं बताया आपको, शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक से अधिक, वो बोलता है कि 3000 होनी चाहिए, और उससे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में 3000 हो, और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 1500 छात्रों की संख्या होनी चाहिए। और कार्य दिवस के बारे में शिक्षा को, कार्य दिवस मैं पहले भी बता रहा था, फिर बता रहा हूँ आपको, कार्य दिवस जो हो आपकी, कार्य दिवसों की संख्या 180 दिन, परीक्षा को छोड़ के 180 दिन कार्य दिवस की संख्या होनी चाहिए, मतलब इतने दिन पढ़ाई हो। उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं। अब देखिएगा सर, उच्च शिक्षा के माध्यम की अगर हम बात करें, तो उच्च शिक्षा के माध्यम में, उच्च शिक्षा का कैसा माध्यम हो कहता है वो आयोग, स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं। लेकिन विज्ञान और व्यवसायिक जो है, ठीक है, विज्ञान और व्यवसायिक जो शिक्षा है, उच्च शिक्षा के माध्यम की मैं बात कर रहा हूँ, तो उच्च शिक्षा के माध्यम में स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए, और इसके लिए अभी से प्रयास, क्योंकि उस समय तो ये क्षेत्रीय भाषाओं का में तो पाठ्यक्रम कहीं पे लिखा ही नहीं गया था, तो उसके लिए अभी से प्रयास कर देने चाहिए, वो कहता है। ठीक है, कला वर्ग के कुछ विषयों में क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसी तुरंत व्यवस्था कर देनी चाहिए उससे शिक्षा देने की। लेकिन विज्ञान और व्यवसायिक, जो विज्ञान व्यवसायिक और तकनीकी जो है, उनमें उन विषयों में संघीय भाषाओं के माध्यम से कर पाना अभी संभव नहीं है, तो उनके लिए अंग्रेजी माध्यम रहनी चाहिए। बात ध्यान से बात समझिएगा, ये जो कला वर्ग है उसके लिए तो वो कहता है कि क्षेत्रीय भाषाओं में तुरंत आप स्टार्ट करवा दें कुछ जगहों पे, लेकिन जो विज्ञान और तकनीकी में वर्ड जो है टिपिकल है, तो इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं से अच्छा अभी आप अंग्रेजी को रहने दें। बाद में जब आप संघीय भाषा में ट्रांसलेट कर लें, तो फिर संघीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये बात भी कर रहा, संघीय भाषाओं की बात क्यों 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 की होगी आयोग ने, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए आप। वो कृषि विश्वविद्यालयों की बात कर रहा है, अगर आयोग आपके कृषि विश्वविद्यालयों की बात कर रहा है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात कर रहा है, तो ग्रामीण लोग जो हैं अपनी भाषा से किसी भी चीज को ढंग से समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं की बात की होगी। ठीक है, अब संघीय भाषाओं को, संघीय जो भाषाएं हैं उसको देवनागरी में लिखने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, ये बात बोलता है। ठीक है, और साथ में सभी संघीय भाषाओं भाषाओं के विकास की भी आयोग बात करता है। ठीक है, देवनागरी में लिखा जाए, मैंने बता दिया आपको, आवश्यकता अनुसार उसमें सुधार किए जाएं, ये सारी चीजें ये बात करता है। और उच्च शिक्षा में को एजुकेशन होनी चाहिए, ये बात करता है आयोग की उच्च शिक्षा में जो होनी चाहिए को एजुकेशन होनी चाहिए, कोएड होना चाहिए। ठीक है, फिर आयोग बात करता है जो सायंकालीन कक्षाएं हैं उनका संचालन हो, सायंकालीन जो कक्षाएं हैं उसका संचालन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आयु 18 वर्ष, इस बात को आप समझिएगा। 18 वर्ष करने का मतलब क्या हुआ, विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता जो है इंटर पास है, न्यूनतम योग्यता इंटर पास है, इंटर पास करा है, और उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, तब जाके उसको विश्वविद्यालय में प्रवेश देना चाहिए, ये बात करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय, अच्छा मैंने लिखा है ऊपर बता रहा था अभी मैं आपको, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या 3000 अधिकतम हो, और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 1500 छात्रों की संख्या होनी चाहिए, और 180 कार्य दिवस हो, परीक्षा दिवसों की अतिरिक्त 180 कार्य दिवसों के बारे में आयोग बात करता है। आयोग ये भी बात करता है कि स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल प्रणाली, ठीक है, ट्यूटोरियल प्रणाली लागू की जाए, जिसमें छात्र और शिक्षकों का सीधे संपर्क होगा। ठीक है, वो आकर शिक्षकों से अपनी बात कर पाएंगे, ये ट्यूटोरियल प्रणाली की भी बात आयोग करता है स्नातक स्तर पर। अब अनुशासन की अगर हम बात करें सर, अगला पार्ट उसमें अनुशासन के बारे में मैंने बोला था, तो अनुशासन में छात्रों को दलगत राजनीति से दूर रहना चाहिए, ये बात बोलता है। ठीक है,
ये उच्च शिक्षा में अनुशासन के लिए भी बहुत बात करता है आयोग। ठीक है, छात्रों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना पैदा होनी चाहिए। ठीक है, छात्रों में माता पिता और राजनीतिक नेताओं और जनता और प्रेस का सहयोग लिया जाना चाहिए। ये सारी बात करता है। छात्र छात्राओं और शिक्षकों के बीच निकट संबंध हो। ठीक है, इससे अनुशासन बढ़ेगा, ये आयोग बात करता है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, शिक्षकों के लिए आयोग क्या बात करता है देखिएगा। शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय जो है, उसमें शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में आयोग कहता है कि योग्यता के साथ साथ, उनकी विशिष्ट योग्यता के साथ साथ नेतृत्व शक्ति का भी, उनकी योग्यता तो देखी जाएगी और उसकी नेतृत्व शक्ति जो है वो कैसी है, नेतृत्व शक्ति करने, उसकी नेतृत्व करने की शक्ति है या नहीं है, इस चीज को भी परखा जाना चाहिए। और किसके लिए? विश्वविद्यालय के जो शिक्षक होंगे उनके लिए। पदोन्नति जो है ज्येष्ठता के आधार पर केवल ना हो, वो बोलता है पदोन्नति जो हो उसके लिए विद्वता देखी जाए, शिक्षण कला देखी जाए उसकी क्या है, और कुशलता क्या है शिक्षक की, ये सारी चीजें जांची परखी जाए, तब जाके उसका शिक्षक के रूप में उसको मतलब लिया जाए। ये आयोग बात करता है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय खोले जाएं, है ना। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए महाविद्यालय खोले जाएं और कम से कम 12 सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षकों के लिए क्या होना चाहिए? 12 सप्ताह का प्रशिक्षण कम से कम अनिवार्य होना चाहिए। और एमएड में प्रवेश, वही वही विद्यार्थी एमएड में प्रवेश ले सकता है जिसने बीएड किया हो और उसके बाद कुछ वर्षों का शिक्षण प्राप्त किया हो, वो एमएड में प्रवेश ले सकता है। फिर बात करता है ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, ये भी आयोग बात करता है। फिर आयोग शिक्षकों की श्रेणियों की बात करता है। सर, विश्वविद्यालय शिक्षकों की 4 श्रेणियां बताया और महाविद्यालय की 2 श्रेणियां। विश्वविद्यालय में वो 4 श्रेणियां क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर और रीडर। ठीक है, लेक्चरर और रीडर, ये 4 श्रेणियां उन्होंने, आयोग ने किसके बारे में बताई? जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं। और महाविद्यालय के शिक्षकों की सर मैं बात करूं तो उसने 2 श्रेणियां बताई, प्राचार्य और लेक्चरार। ये दो श्रेणियां महाविद्यालय की हैं। बाद विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक जब अध्ययन के अवकाश लें तो अधिकतम 3 वर्ष का अवकाश दिया जाए, और जिसमें मतलब 3 वर्ष का अधिकतम अवकाश हो और एक बार में 1 साल का एक एक के गैप में उनको अवकाश दिया जाए। सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में ये आयोग बात करता है, 60 वर्ष से 64 वर्ष कर दिया जाए। मतलब जो जो शिक्षक 60 वर्ष में पढ़ाने में अभी शारीरिक दृष्टि से या शारीरिक रूप से अच्छे फिट हो तो 64 वर्ष कर दिया जाए, मतलब 60 से 64 करने की आयु के बारे में बात करते हैं। आपके राधाकृष्णन आयोग में ये रिकमेंडेशन सरकार मतलब आयोग ने दी। सप्ताह में जो कार्य दिवस हो विश्वविद्यालय में 18 पीरियड, एक्चुअली उसमें लिखा था 18 घंटे, पीरियड के बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था, तो वर्ड जो है 18 घंटे का एक हफ्ते में कार्य किया जाए। ठीक है, अब छात्रों के छात्र कल्याण की बात करता है आयोग। छात्र क्रियाएं, और अगला मैंने बताया था छात्र क्रियाएं और छात्र कल्याण के बारे में आयोग क्या रिकमेंडेशन देता है उसको हम समझते हैं। देखिए, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर होना चाहिए, ये बात करता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की जाए, जिससे जो कि छात्र कल्याण संबंधी योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करे, उसके लिए इसके बारे में बात करता है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र अधिष्ठाता मतलब डीन ऑफ स्टूडेंट हो, डीन ऑफ स्टूडेंट की बात करता हूँ। ठीक है, जो क्या करेगा, इसकी नियुक्ति की जाए जो छात्रों के लिए और छात्राओं के लिए जो ये उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए वो बात करते हैं कि डीन ऑफ स्टूडेंट की स्थापना की जाए। जो किसके लिए उत्तरदायी होगा? ये छात्र अधिष्ठाता किसके लिए उत्तरदायी होगा? छात्र छात्राओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यही उत्तरदायी होगा। ये बात करते हैं आयोग की, ये रिकमेंडेशन है। ठीक है सर। फिर बात, अब देखिए मैंने कोशिश कर रखी इसको शॉर्ट से शॉर्ट करने की, छोटा से छोटा लिखने की। आप इसको और पढ़ने के बाद 1-2 बार आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, इसके बाद आप बुक भी पढ़ सकते हैं। वैसे आपको सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा,
इस आयोग से रिलेटेड। फिर भी आप इसको पढ़िए, बुक पढ़िए, फिर उसके बाद अपने आप के कंसाइज करिए और छोटा करने की कोशिश करिए अपने नोट्स को। ठीक है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बना रखे हैं, आप पढ़ने के बाद अपने हिसाब से अपने नोट्स को बनाने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं आयोग की अगले शारीरिक शिक्षा निदेशक की, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा निदेशक जो हो आपको प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा निदेशक हो बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है सर, इसकी नियुक्ति की जाए, जो क्या करेगा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, उसके बाद आयोग बात करता है स्नातक कक्षाओं के प्रथम 2 वर्षों में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखो, प्रथम 2 वर्षों में स्वास्थ्य शिक्षा को अनिवार्य करने की बात करता है। स्नातक की प्रथम 2 वर्षों के लिए स्वास्थ्य कक्षाएं अनिवार्य हो, इसके बारे में आयोग बात करता है। ठीक है, एनसीसी की व्यवस्था की जाए, ये आयोग की रिकमेंडेशन थी। बाद में आयोग की इस रिकमेंडेशन को माना गया। अभी मैं बताता हूँ कब उसकी स्थापना की गई, एनसीसी और साथ में एनएसएस की भी स्थापना की गई आयोग की रिकमेंडेशन के थ्रू। ठीक है, एनसीसी की, और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के व्यायाम हो गया, खेल कूद हो गया, इनकी भी व्यवस्था की जाए करके आयोग क्या करता है, ये रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, और उसके उसके बाद प्रत्येक विश्वविद्यालय में सामान्य रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालयों की व्यवस्था की जाए, इसकी रिकमेंडेशन आयोग ने दी। ठीक है ना, कि जब छात्र प्रवेश करे, एक तो उस समय उसकी उसके उसका निरीक्षण किया जाए, शरीर का शारीरिक निरीक्षण किया जाए। ठीक है, और उसके बाद कम से कम एक बार स्वास्थ्य का निरीक्षण फिर किया जाए। एक तो छात्रों के प्रवेश के समय, फिर उसके बाद के वर्षों में कम से कम एक बार स्वास्थ्य निरीक्षण अवश्य किया जाए। उसके सामान्य उपचार जो है, जो सामान्य रोगों के अगर निरीक्षण करा जाएगा तो स्वास्थ्य निरीक्षण होगा, तो जो सामान्य रोग हैं उनके उपचार की व्यवस्था करने की बात आयोग करता है। आयोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है, छात्र संघों के गठन की बात करता है, सर ध्यान दीजिएगा, छात्र संघों के गठन की बात करता है आयोग। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में मध्याह्न भोजन की बात करता है, इसमें लिखा नहीं है, मैंने नीचे लिखा हुआ कहीं ना कहीं, मध्याह्न भोजन की बात व्यवस्था की जाए। मध्याह्न भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हम मध्याह्न भोजन की, क्योंकि उस समय 1900 आप देखिए 48-49 में देश में हमारा जो कृषि रूप में इतना डेवलप नहीं था। तो अगर बच्चे को स्कूल में मध्याह्न भोजन भोजन जो है सस्ते मूल्यों में दिया जाएगा, तो वो आके वहाँ पढ़ने का मतलब उसे वहाँ आके जो खाना भी मिल रहा है तो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट भी लेगा बच्चा। ठीक है, ये स्कीम अभी भी चलती रहती है। जैसे आपने कहा कि शिक्षा के लिए ये जो उच्च शिक्षा के लिए पहला आयोग ये आया, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालित आयोग को हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, एक होलिस्टिक शिक्षा जिसमें उच्च प्राथमिक और माध्यमिक सबके बारे में कोठारी आयोग ने बात की थी, कोठारी आयोग को डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, इन इन सब में फिर बाद में मिड डे मील की व्यवस्था हुई, किस आयोग ने क्या रिकमेंडेशन दी, है ना, ये खाने के बारे में, है ना, तो ये सारी चीजें वहां पे भी आती हैं। तो ये सस्ते मूल्य में मध्याह्न भोजन की बात करता है। ठीक है, और छात्र संघों की, और ये छात्र संघों का गठन किया जाए बात करता है। ठीक है ना, विश्वविद्यालय में प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाए जाएं, छात्रों को प्रशासन और साथ प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाए जाएं, छात्रों को प्रशासन कार्यों में प्रशिक्षित किया जाए, है ना, इसके बारे में आयोग बात करता है। गांव में समाज सेवा के अवसर, तो इसी की रिकमेंडेशन पर गांव में आयोग बात कर रहा है समाज सेवा की। तो इसके लिए आप देखते हैं, आपने एनएसएस में किया होगा, गांव में जाते हैं वहां पे साफ सफाई करते हैं बच्चे, तो गांव में समाज सेवा का अवसर बच्चे को दिया जाए, ये बात करता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सर, निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की बात करता है, निर्धन जो छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की बात करता है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रावास का प्रबंधन किया जाए, आयोग बोलता है, छात्रावास के बारे में बोलता है, जिसमें अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाए, इसके बारे में भी आयोग बोलता है। अब सर देखें, अब उसके बाद वो व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा था, उसके अंतर्गत 6 पार्ट आए थे। उसमें कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, विधि हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षक प्रशिक्षण हो गया, इंजीनियरिंग एंड तकनीकी हो गया, इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो देखिए सर, स्नातक स्नातक में कृषि पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो बात करता है, और पशुपालन के साथ पाठ्यक्रम 4 वर्ष का हो। स्नातकोत्तर में कृषि शिक्षा का प्रबंध
कृषि विश्वविद्यालय और ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात करता है। आयोग कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं और ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, ये बात बोलता है। कृषि के वर्तमान कॉलेजों में आर्थिक सहायता देकर उनकी दशा का सुधार किया जाए, आयोग बोलता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएं, ठीक है, उनमें ग्रामीण विश्वविद्यालयों से उनको संबद्ध किया जाए। स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालय हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हो गया और ग्रामीण विश्वविद्यालयों में ही किया जाए, बात बोलता है आयोग, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें जो हैं प्रयोगात्मक फार्म स्थापित करें और साथ में इसमें अनुसंधान के कार्य चलाएं। ये लिखा है, देखो, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें मिलकर प्रयोगात्मक फार्म स्थापित करें और प्रयोगात्मक फार्म स्थापित करने के बाद, ठीक है, और इनमें अनुसंधान के कार्य चलाए जाएं। ध्यान दीजिएगा, ये लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, अनुसंधान के कार्य के लिए बात की जाए, ये बोलता है आयोग। वाणिज्य महाविद्यालय की स्थापना की जाए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है आपका, समस्त कृषि अनुसंधान केंद्र के कार्यों को समन्वित करे, ये बात भी आयोग बोलता है, ठीक है। ये कहीं लिखा होगा मैंने। चिकित्सा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो, ठीक है, और साथ में 3 वर्ष के डिग्री कोर्स में 12 से 15 माह का व्यवहारिक कार्य करवाया जाए। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो ये बात व्यवहारिक कार्य, उसके बाद छात्रों को डिग्री दी जाए, ठीक है। और आयोग ये भी बात करता है कि चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्राचीन आयुर्वेद, चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्राचीन आयुर्वेद का सामान्य ज्ञान जो है उसको भी सम्मिलित किया जाए, प्राचीन आयुर्वेद का, है ना। चिकित्सा महाविद्यालय में संलग्न चिकित्सालय हो और अध्ययनरत जो छात्र होगा उसके लिए एक छात्र के लिए 10 रोगी का प्रबंध किया जाए। मतलब उन 10 रोगियों की जब वो सेवा करेगा छात्र, उनके बारे में उनसे अपना नॉलेज लेगा, नई नई चीजें सीखेगा, ठीक है ना, इससे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और प्रतिवर्ष एक कॉलेज में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाए। मेडिकल के बारे में बोलता है कि प्रतिवर्ष जो है एक कॉलेज में 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाए। कितने? 100 छात्रों को प्रवेश दिया जाए, ये बोलता है। चिकित्सा कॉलेजों में अनुसंधान की व्यवस्था की जाए भी आयोग बोलता है, और देसी चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान हो, ये भी आयोग बोलता है। फिर बात अगर में हम विधि की करें तो विधि स्नातक को उसने 3 वर्ष की बात की और साथ में मूट कोर्ट स्थापित किए जाएं, ठीक है। मूट कोर्ट की स्थापित करने की बात करी जिसमें प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाए, ये आयोग बात करता है। अब देखिएगा, माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाएं, ये आयोग बात करता है। मैंने अभी बताया था आपको, ये आयोग तो वैसे उच्च शिक्षा के लिए बना है, तो इसने माध्यमिक शिक्षा में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में भी अपनी रिकमेंडेशन दी, ठीक है। इन शिक्षकों की जो माध्यमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति हो माध्यमिक कक्षा में, उनकी नियुक्ति को शिक्षक नियुक्ति जिनको माध्यमिक कक्षा पढ़ाने का अनुभव हो, ऐसे शिक्षक ये शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल हो गए थे, ठीक है। और ये जो इनका शिक्षक प्रशिक्षण हो, संबद्ध शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी हो, ये शिक्षक प्रशिक्षण की बात बोलता हो। शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धांतिक प्रायोगिक, सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक, सैद्धांतिक प्लस प्रायोगिक दोनों को सम्मिलित किया जाए और कम से कम 12 सप्ताह का शिक्षण अनिवार्य हो, ये आयोग बात करता है। फिर हम इंजीनियरिंग की बात करें, वर्तमान इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों में वर्तमान में जो इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज है उसको राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए, आयोग बोलता है ना। उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था की जाए और उनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए, ये आयोग बोलता है, ठीक है। इंजीनियरिंग और तकनीकी जो कॉलेज हैं उसके प्रशासन के नियंत्रण में न हो, ध्यान दीजिएगा, प्रशासन के नियंत्रण में न हो, ये विश्वविद्यालय से ही संबंध हो और विश्वविद्यालय ही उनको नियंत्रित करे। इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेजों का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए भी बोलता है आयोग, ठीक है। व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर पर शोध कार्य के लिए केवल योग्य छात्र ही चुने जाएं, ये बात तो आयोग करता ही है। अब आयोग ने भारत के पुनर्निर्माण के लिए गांवों के निर्माण, देखो आयोग की ये बात है कि आयोग बोलता है कि जो अगर आयोग ये बोलता है कि भारत के निर्माण के लिए गांव का पुनर्निर्माण पहले आवश्यक है, ठीक है ना। तत्कालीन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यह कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो इस उद्देश्य से वो ग्रामीण शिक्षा की बात करता है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात करता है। तभी तो जब ग्रामीण विश्वविद्यालयों की बात कर रहा है तभी तो
जो शिक्षा को शिक्षा में आयोग बात करता है कि शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं को संघीय भाषाओं को इम्पोर्टेंट दी जाए। तो संघीय भाषाओं को जब इम्पोर्टेंस मिलेगी तो ग्रामीण विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तभी संघीय भाषा की बात कर रहा है आयोग। ठीक है ना। ग्रामीण शिक्षा, रूरल एजुकेशन, ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण परिषद, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, रूरल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाए। और साथ में केंद्र केंद्र के प्रत्येक प्रांत में ग्रामीण शिक्षा परिषद की स्थापना हो। और केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण परिषद, ये तो ग्राम में हो, है ना, प्रत्येक प्रांत में हो। और केंद्र में क्या हो, अखिल भारतीय ग्रामीण परिषद, ऑल इंडिया रूरल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया जाए। ठीक है ना, इसकी बात करता हूँ। ठीक है, केंद्रीय परिषद ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण करेगी। केंद्र जो होगी ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण वही करेगी, और प्रांतीय सरकारें उसके अंतर्गत कार्य करेंगी। ये बात हमने पहले भी की थी। ग्रामीण शिक्षा पर होने वाला जो व्यय होगा, ठीक है ना, उसको केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें मिलकर वहन करेंगी, ये बात बोलता है। अगली चीज इंपॉर्टेंट जो है, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में मैंने बोला आपसे, और उसमें क्या बोलता है ये आयोग की रिकमेंडेशन क्या है। ग्रामीण महाविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण महाविद्यालय में अधिकतम 300 छात्र हों, और एक ग्रामीण में इतने अधिकतम होने चाहिए। और ग्रामीण विश्वविद्यालय, एक ग्रामीण महाविद्यालय में 300 से अधिक छात्र न हो। और जो ग्रामीण विश्वविद्यालय हो, ठीक है, ग्रामीण महाविद्यालय में तो 300 छात्र की बात करता है। ग्रामीण विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं, उनमें कुल मिलाकर 2500 से अधिक छात्र ना हो, ये बात करता है। ध्यान से बात को समझिएगा। ग्रामीण महाविद्यालय में तो अधिकतम 300 छात्र हो, और कुल मिलाकर ग्रामीण महाविद्यालय प्लस ग्रामीण विश्वविद्यालय की भी बात करता है, इनको मिलाकर 2500 से ज्यादा छात्र ना हो, इसके बारे में आयोग रिकमेंडेशन देता है। और निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए। आयोग बोलता है निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं उसमें सुधार किया जाए, ध्यान दीजिएगा। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा को इसमें सम्मिलित किया जाए। निबंधात्मक जो परीक्षा है उसमें सुधार हो, और वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की जाए। ठीक है, इसके बारे में आयोग बात करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए, जो विद्यालय और महाविद्यालय में प्राध्यापकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निर्मित करने में प्रशिक्षण दे, है ना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा करने की बात करता है ना वो। ठीक है। और फिर देखो, प्रायोगिक विषयों की परीक्षा लिखित हो, प्रायोगिक व मौखिक हो। जो प्रयोग जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इनकी प्रायोगिक भी हो, लिखित भी हो, साथ में मौखिक भी हो। जैसे आप बीएससी करते थे तो आपका वाइवा भी लिया जाता था ना, तो ये हो। 5 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव प्राप्त प्राध्यापक ही परीक्षक नियुक्त हों। उनका परीक्षा, जो परीक्षक है उनको 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जाके वो नियुक्त होने चाहिए। परीक्षकों का चुनाव सही ढंग से किया जाए, बोलता है वो। 5 वर्ष से अधिक शिक्षण अनुभव प्राप्त जो प्राध्यापक हैं, उन्हीं को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए। और एक बार में वो 3 वर्ष तक परीक्षा, मतलब जांच कर सके कॉपियों की, ये बात बोलता है। और जो श्रेणियों की बात बोलता है स्नातक कोर्स के लिए, और जो ये श्रेणियां प्रदान की जाए स्नातक कोर्स में, तृतीय वर्ष में, परास्नातक कोर्स में द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण करने के बाद दोनों वर्षों का संयुक्त प्राप्तांकों के आधार पर जो श्रेणी प्राप्त की जाएगी, तो प्रथम श्रेणी 70% में, और द्वितीय श्रेणी 55%, और थर्ड ग्रेड के लिए 40% की आयोग बात करता है। और मेन इंपोर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो कृपांक प्रणाली है, ग्रेस देने का जो सिस्टम है, उसको समाप्त किया जाए, ये आयोग बोलता है। स्त्री शिक्षा के बारे में, जरा सा स्त्री शिक्षा के बारे में इनकी जो आयोग की कमी के फॉर्म में आया, तो ये बोलते हैं कि स्त्री शिक्षा में स्त्री को, ये चाहते हैं कि स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता, गृहिणी बनाना होना चाहिए, ये बात बोलते हैं। सुगृहिणी बनाना होना चाहिए, ये बोलते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंधन को सम्मिलित किया जाए, गृह कौमा अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया जाए, और पोषण की शिक्षा को सम्मिलित किया जाए स्त्रियों के लिए, ये बोला इन्होंने। और उच्च शिक्षा में मैंने बता ही दिया आपको, सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, को एजुकेशन ये होना चाहिए, बोलते हैं। ठीक है, अब धार्मिक शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बोली। धार्मिक शिक्षा,
धार्मिक शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तर पर अनिवार्य कर दी जाए। ध्यान से सुनिएगा सर, तीनों स्तर पर अनिवार्य कर दी जाए इन्होंने बोला था। और प्रतिदिन स्टार्ट हो, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक शिक्षा संस्था का जो प्रारंभ का प्रतिदिन हो मौन उपासना के साथ हो। ठीक है, शिक्षा संस्था में जब प्रवेश करे बच्चा तो पहले मौन उपासना हो, तब जाके आगे कार्य स्टार्ट होनी चाहिए। अब वो बात करते हैं कि स्नातक स्तर प्रथम प्रथम वर्ष में बुद्ध हो गया, कन्फ्यूशियस हो गया और सोक्रेटिस हो गया, ईसा मसीह हो गए, शंकर, रामानुज और कबीर, नानक, है ना। ये इनको इनको ये जो इनका ज्ञान दिया। द्वितीय वर्ष में, प्रथम वर्ष में तो इनके बारे में पढ़ा जाए, और द्वितीय वर्ष में अगर हम बात करें, सेकंड वर्ष में विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधारभूत सिद्धांत का अध्ययन कराया जाएगा। तो जैसे गीता हो गया, बाइबिल हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, है ना, इनके बारे में अध्ययन कराया जाए बच्चे को, कहते हैं वो। और तृतीय वर्ष में जो हो, तृतीय वर्ष की अगर हम बात करें तो धर्म दर्शन की मुख्य समस्याओं से बच्चे को अवगत कराया जाए, ये बात आयोग बोलते हैं। अब हम सर आयोग के गुणों की बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना, ये आयोग के गुणों में आ गया। यूजीसी का गठन आयोग के गुणों में आ गया। 3 वर्षीय स्नातक समन्वय शिक्षा अनिवार्य हो, सॉरी सामान्य शिक्षा अनिवार्य हो स्नातक की। ठीक है, और शिक्षण स्तर में सुधार हो, है ना, शिक्षण स्तर में ये गुण है उसके। विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। विश्वविद्यालय और उससे संबंध महाविद्यालयों पर अंकुश भी इनके थ्रू लगा। ठीक है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का हो, ये भी इनकी एक अच्छाई थी। कुछ इनके गुण दोष भी रहे, जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्यों में इतनी व्यापकता नहीं थी। धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य करने की इन्होंने बात करी। और स्त्री शिक्षा के संदर्भ में जरा सा एक दृष्टिकोण जो था, संकुचित दृष्टिकोण सामने आया। शिक्षकों के वेतनमान में भेदभाव टाइप का कुछ हुआ। ठीक है, और ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव भी जरा सा अव्यवहारिक टाइप का था। ये दोषों को ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं, हमें गुणों से मतलब है। क्या क्या इसकी रिकमेंडेशन, आयोग का फिर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम समझते हैं। सर देखिएगा, आयोग का शिक्षा में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1950 अप्रैल में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो था, आयोग की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर देता है। ठीक है, अधिकतर जो जो इसकी सलाह थी उनको, ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जो है ये क्या करता है, अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर देता है। ठीक है, ये प्रभाव 1950 में अ, अधिकतर स्वीकार किया। लेकिन जो ये समवर्ती सूची में रखने की बात थी, इसको स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इसको स्वीकार नहीं करता है। बाद में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो संपूर्ण शिक्षा को ही समवर्ती सूची में रख दिया गया था। सर देखिएगा, 1953 में अनुदान समिति के स्थान पर अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान 1953 ईस्वी में किसकी स्थापना कर दी गई, विश्वविद्यालय यूजीसी की स्थापना की गई। कहने का मतलब है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना। ये ध्यान दीजिएगा, अनुदान समिति के स्थान पर, इसके स्थान पर यूजीसी का गठन हुआ। यूजीसी को कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। उससे पहले क्या थी, अनुदान समिति थी। 1956 में स्वतंत्र संस्था के रूप में इसको कार्यभार दे दिया गया। 1954 में केंद्र में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति का गठन हुआ। ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व इसको पूरा दिया गया। ठीक है, और कुछ विषयों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रादेशिक भाषाओं में शुरू होगी। एनसीसी का गठन हुआ कब, 16 जुलाई, इसको भी ध्यान से देखिएगा। एनसीसी का 16 जुलाई 1948 को, एनएसएस का 24 सितंबर 1969 को गठन हुआ। और 10+2 1988 में 10+2 में भी इसको मान्यता मिली। शारीरिक शिक्षा निर्देशकों की नियुक्ति हुई, मध्याह्न भोजनों की व्यवस्था हुई, है ना, इसके रिकमेंडेशन पे। एनएसएस की स्थापना हुई, जिसका ध्येय वाक्य है आपका मैं नहीं आप। ठीक है, एनएसएस की भी स्थापना इसकी रिकमेंडेशन पे ही, आयोग की रिकमेंडेशन पे ही एनएसएस की भी आपकी स्थापना हुई। ठीक है, एनएसएस की स्थापना हुई है 24 सितंबर 1969 को। ठीक है सर, लिखा है मैंने ऊपर।
ठीक है, ये जो संबोधन वाक्य है, एनसीसी का वाक्य एकता और अनुशासन है, और ये सारी चीजें हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये सर एक होलिस्टिक अप्रोच है किसकी, आपकी राधा कृष्णन आयोग की। ठीक है, तो आप ने अगर ये पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो इससे आपको, आप अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, इसमें पूरा सब कुछ आपको आयोग के बारे में मिल जाएगा सर। आयोग का मैंने पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच, पहले मैंने इसके नोट्स बनाए, देखे, रफ वर्क किया इतना सारा कुछ, और फिर उसको कंपाइल करके, ठीक है ना, अलग अलग सोर्सेज से मैंने इकट्ठा किया, उसको फिर कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद कंपाइल करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है सर। ठीक है ना, तो आप भी ऐसे ही अपने नोट्स बनाइए, और छोटा कंसाइज वे में लिखने की कोशिश करिएगा, इसको और छोटा, जितना छोटा मैंने कर रखा उससे भी छोटा करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिएगा पढ़ने के बाद, तो आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।